हेलो स्टूडेंट्स, दरअसल सक्सेस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में एक बार पुनः आपका स्वागत है। मैं विशाल सर एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि अब सुपर टेट जूनियर की परीक्षा आप लोगों की बहुत अधिक नज़दीक आ गई है और मैं अधिकतर कोर्स आपका करा भी चुका हूं अपने वीडियोस के माध्यम से। और अगर आप सिर्फ चैनल पर मेरे अभी अभी जुड़े हैं, ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं और आपने सुपर टेट जूनियर की तैयारी आप अंग्रेजी विषय से कर रहे हैं, तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। मैंने हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से लेकर लगातार जो प्रमुख राइटर्स हैं जिनसे कनेक्टेड क्वेश्चन आ सकते हैं, उनको विस्तारित रूप से उनके वीडियोस दिए हैं। तो आज से मैं अपने सुपर टेट जूनियर के स्टूडेंट्स के लिए टेस्ट पेपर देना आरंभ कर रहा हूं और बहुत अच्छे क्वेश्चंस के साथ मैं ये टेस्ट पेपर दे रहा हूं। वे स्टूडेंट जो कि टीजीटी और पीजीटी की तैयारी करे थे, जिन्होंने मेरे टेस्ट पेपर देखे हैं, उनको पता है एग्ज़ाम में बहुत कुछ कई क्वेश्चन जो हैं वो मेरे टेस्ट पेपर से आए हैं। टीजीटी में भी आए थे और पीजीटी में भी आए थे। और अगर किसी को प्रूफ चाहिए है तो वो टेस्ट पेपर जाकर देख सकता है। तो आज मैं आपके लिए शुरू कर रहा हूँ टेस्ट पेपर फॉर सुपर टेट जूनियर। तो आज का हमारा फर्स्ट टेस्ट पेपर, इज इट क्लियर? तो आज हम लोग क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन, विच सेंचुरी इज कॉल्ड बैरन एज इन इंग्लिश लिटरेचर? अंग्रेजी साहित्य में किस शताब्दी को बैरन एज कहा जाता है? अंग्रेजी साहित्य में किस शताब्दी को बैरन एज यानी कि बंजर युग कहा जाता है? 14, 15, 16, 17। तो भैया सेंचुरी है आपकी 15th सेंचुरी को क्या कहा जाता है? बैरन एज। अगर 14 सेंचुरी की बात करें तो एज ऑफ चौसर कही जाती है। 16 सेंचुरी जो है वो एलिजाबेथन एज कहलाती है और 15 सेंचुरी जो है वो कहलाती है आपकी बैरन एज। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हु वॉज द फर्स्ट पोइट लॉरेट? फर्स्ट पोइट लॉरेट इंग्लैंड में कौन हुए आपके, ये आपको बताना है। पोइट लॉरेट एक उपाधि है, समय समय पर पोइट लॉरेट बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले पोइट लॉरेट आपसे पूछे गए विलियम शेक्सपियर, जॉन ड्राइडन, विलियम वर्ड्सवर्थ, रॉबर्ट साउदे। तो भैया ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। विलियम शेक्सपियर कभी भी बने नहीं हैं पोइट लॉरेट। विलियम वर्ड्सवर्थ और रॉबर्ट साउदे जो हैं ये आपके रोमांटिक एज के हैं, रॉबर्ट साउदे और विलियम वर्ड्सवर्थ भी। और तो इनमें राइट आंसर है आपका जॉन ड्राइडन, जो ये आपके पहले पोइट लॉरेट हैं। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ कॉमनवेल्थ पीरियड? अंग्रेजी साहित्य में कॉमनवेल्थ पीरियड हुआ, आपको ये बताना है कॉमनवेल्थ पीरियड जो है उसका समय क्या है, टाइम पीरियड क्या है। ऑप्शन आए हैं आपके 1600 से लेकर 1640, 1645 से 1660, 1649 से 1660 या नन ऑफ दीज। तो भैया कॉमनवेल्थ पीरियड का टाइम पीरियड है आपका ऑप्शन सी 1649 टू 1660। क्वेश्चन नंबर 4, हु रिप्रेजेंट प्री शेक्सपियरियन ड्रामा? इनमें से ऑप्शन आपके सामने लिखे हैं। प्री शेक्सपियरियन ड्रामा की अगर हम बात करें, शेक्सपियर से पहले के ड्रामाज जो हैं प्री शेक्सपियरियन ड्रामा को रिप्रेजेंट करने वाले कौन थे? यूनिवर्सिटी बेट्स, बेन जॉनसन, बोथ ए एंड बी या नन। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए यूनिवर्सिटी बेट्स। और यूनिवर्सिटी बेट्स को भी मैंने बहुत विस्तारित रूप से वीडियो में समझाया है, आप प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो भी देख सकते हैं। क्वेश्चन भी बताए हैं यूनिवर्सिटी बेट्स से कनेक्टेड और विस्तारित रूप से भी उनको व्याख्या भी मैंने एक्सप्लेन भी किया है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, हु फर्स्ट यूज्ड एंड डिफाइंड द टर्म रेनेसा? रेनेसा एक मूवमेंट है, बहुत महत्वपूर्ण मूवमेंट है। अगर हम यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करें और अंग्रेजी साहित्य पर उसके प्रभाव की बात करें तो सबसे बड़ा मूवमेंट रेनेसा मूवमेंट है। तो रेनेसा शब्द जो है, इस टर्म का सबसे पहली बार यूज किसने किया था? शेक्सपियर ने किया, चौसर ने किया, जूल्स मैकलेट ने किया या अर्नल्ड साहब ने किया? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी है, जूल्स मैकलेट साहब ने पहली बार रेनेसा शब्द को डिफाइन किया था। क्वेश्चन नंबर 6, विच सेंचुरी इज नोन एज द डेथ ऑफ मेडिवलिज्म? किस शताब्दी को मध्यकालीन युग की मृत्यु का आप कह सकते हैं सेंचुरी कही जाती है? डेथ ऑफ मेडिवलिज्म के नाम से कौन सी सेंचुरी इंग्लिश लिटरेचर में जानी जाती है? 14th, 15th, 16th या 17th? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी 15th सेंचुरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 अब आपका आता है, हु गेव ए न्यू डायरेक्शन टू इंग्लिश एसेज? इंग्लिश एसेज को न्यू डायरेक्शन देने का कार्य किस लेखक ने किया? इंग्लिश एसेज को न्यू डायरेक्शन देने का काम किस लेखक ने किया?
बैकन, लैम, स्टील या हैजलेट, तो साहब इसका राइट आंसर है फ्रांसिस बैकन। और आप इनको ये भी कह सकते हैं, क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, हु इज़ द फादर ऑफ इंग्लिश एसेज, तो भी आपका राइट आंसर होगा फ्रांसिस बैकन। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज टोटेल्स मिसलेनी? व्हाट इज टोटेल्स मिसलेनी? टोटेल्स मिसलेनी क्या है? एक बुक का नाम है, तो इस बुक में है क्या? नेम ऑफ ड्रामा कलेक्शन, ड्रामा कलेक्शन का नाम है टोटल्स मिसलेनी। कलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स एंड सोनेट, सॉन्ग्स और सोनेट की कलेक्शन का नाम है। कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, शॉर्ट स्टोरीज कलेक्शन है। या कलेक्शन ऑफ एसेज, एसेज का कलेक्शन का नाम है टोटल्स मिसलेनी। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, कलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स एंड सोनेट्स। ठीक है ना साहब, जिसमें बिट और सरे साहब की मोस्टली सॉन्ग्स एंड सोनेट्स को रखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 9, द मॉडर्न ग्रामेटिकल सिस्टम हैड कम इनटू एक्सिस्टेंस। आज जो हम आधुनिक ग्रामेटिकल सिस्टम पढ़ते हैं, ये अपने अस्तित्व में किस शताब्दी में आया? मॉडर्न ग्रामेटिकल सिस्टम जो है वह किस शताब्दी में अपने अस्तित्व में आया? 15th सेंचुरी में, 16th सेंचुरी में, 17th सेंचुरी में, 18th सेंचुरी में? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 17th सेंचुरी में मॉडर्न ग्रामेटिकल सिस्टम जो है वह अस्तित्व में आया। क्वेश्चन 10, द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंग्लैंड वॉज इन द ईयर। नॉर्मन्स ने इंग्लैंड पर कब्जा किया। ठीक, आपसे सन पूछी गई है, किस सन में किया? 1006 में, 1036 में, 1056 में या 1066 में? तो भैया इसका राइट आंसर है आपका 1066। और यहाँ से अंग्रेजी साहित्य में मिडिल इंग्लिश पीरियड आरंभ हुआ है। विशेष ध्यान रखिए, 1066 से ही मिडिल इंग्लिश पीरियड आरंभ हुआ, जो कि 15th सेंचुरी तक चला है। ठीक है, अगला सा क्वेश्चन, विच डायलेक्ट बिकेम द स्टैंडर्ड ऑफ ओल्ड इंग्लिश। अगर हम ओल्ड इंग्लिश की बात करें तो ओल्ड इंग्लिश में कौन सी ऐसी डायलेक्ट जो थी वह एक स्टैंडर्ड बनी? वेस्ट सैक्सन्स, नॉर्मन्स, यॉर्कशायर या जर्मन्स? तो भैया इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, वेस्ट सैक्सन्स जो डायलेक्ट था वह ओल्ड इंग्लिश का स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन 12, हु इज नोन एज द फादर ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। अभी आपका पेपर हुआ था जीआईसी लेक्चरर का, उसमें भी ये क्वेश्चन आया है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। लिटरेरी क्रिटिसिज्म के जनक किसको कहा जाता है? तो इसका सीधा सीधा आंसर है ऑप्शन ए, जॉन ड्राइडन साहब को कहा जाता है लिटरेरी क्रिटिसिज्म का जनक। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 13, विच टाइप ऑफ बैलेड वाज पॉपुलर इन 15th सेंचुरी। 15th सेंचुरी में किस प्रकार की बैलेड पॉपुलर थी? वॉर बैलेड, लव बैलेड, नेचर बैलेड या रॉयल बैलेड? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, लव बैलेड। क्वेश्चन 14, हु नोन एज द फाउंडर ऑफ रिफॉर्मेशन मूवमेंट। रिफॉर्मेशन मूवमेंट का जनक किसको कहा जाता है, फाउंडर किसको कहा जाता है? ये क्वेश्चन भी मिलान के रूप में आया था आपके जीआईसी लेक्चरर में। तो हु नोन एज द फाउंडर ऑफ रिफॉर्मेशन मूवमेंट? तो साहब इसका राइट आंसर है मार्टिन लूथर। कौन? मार्टिन लूथर एक मॉन्क थे जिनको फाउंडर कहा जाता है रिफॉर्मेशन मूवमेंट का। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ मिडिल इंग्लिश पीरियड। देखिए अभी मैंने जो आपको बताया था तो वही क्वेश्चन उसी से जुड़ा हुआ आ गया कि मिडिल इंग्लिश पीरियड का टाइम पीरियड आपसे पूछ लिया गया इस क्वेश्चन में। तो ध्यान रखिएगा, जब नॉर्मन्स ने इंग्लैंड पर कॉन्क्वेस्ट विजय प्राप्त की, ईयर था 1066, तब से ये स्टार्ट हुआ और कब तक चला? 1500 तक चला। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है, मिडिल इंग्लिश पीरियड का टाइम पीरियड है आपका 1066 टू 1500। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ एलिजाबेथन एज। एलिजाबेथन का टाइम पीरियड आपको बताना है। एलिजाबेथन एज का टाइम पीरियड क्या है? 1501 से 1550, 1551 से 1600, 1558 से 1603 या 1600 से 1650? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, 1558 से 1603 तक एलिजाबेथन एज कहा गया। चलिए साहब अगला, फ्रॉम विच एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर विलियम लैंगलैंड बिलोंग टू। अंग्रेजी साहित्य का वह कौन सा युग था जिसमें विलियम लैंगलैंड नामक एक पोइट हुए? ठीक, आपको बताना है अंग्रेजी साहित्य का वो युग जिसमें कि विलियम लैंगलैंड नामक एक पोइट हुए, मॉडर्न एज के, विक्टोरियन एज के, रिस्टोरेशन एज के या चौसर एज के? तो भैया इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, चौसर एज के राइटर है विलियम लैंगलैंड। 80 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ जैकोबियन एज।
ये टाइम पीरियड आप विशेष ध्यान से याद कर लीजिए, मैंने वीडियो दिया है आपको, एक ही वीडियो में सभी आपको टाइम पीरियड मिल जाएंगे, कौन सा एज अंग्रेजी साहित्य में कब शुरू हुआ और कब तक चला। तो अब आपसे पूछा गया जैकोबियन एज का टाइम पीरियड क्या है। ऑप्शन आपके सामने है 1603 से 1625, 1625 से 1660, 1660 से 1700 और 1701 से लेकर 1725। तो भैया देखो जैकोबियन एज जो है, ये जो एलिजाबेथन एज है 1603 में जो समाप्त हुआ रानी एलिजाबेथ की मृत्यु के बाद, तो 1603 से लेकर 1625 जो है उसको कई बार एलिजाबेथन एज भी कहा जाता है और जैकोबियन एज भी कहा जाता है। तो जैकोबियन एज का टाइम पीरियड है 1603 से लेकर 1625। आप ये कह सकते हैं कि जो सेकंड पार्ट है एलिजाबेथन एज का, वैसे तो एलिजाबेथन एज 1558 से 1603 ही तक है, लेकिन अगर जैकोबियन एज भी उसमें मिला दिया जाए जैसा कि होता है, तो फिर 1558 से 1625 तक हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 19। हु इज कॉल्ड चाइल्ड ऑफ रेनेसां एंड रिफॉर्मेशन? किसको चाइल्ड ऑफ रेनेसां एंड रिफॉर्मेशन कहा जाता है? चाइल्ड ऑफ रेनेसां और रिफॉर्मेशन, मार्टिन लूथर, चौसर, स्पेंसर या मिल्टन साहब? तो भैया चाइल्ड ऑफ रेनेसां एंड रिफॉर्मेशन कहे जाने वाले राइटर हैं स्पेंसर साहब। कौन है साहब? स्पेंसर। चलिए अगला क्वेश्चन 20 नंबर। हु गेव द ऑथराइज्ड वर्जन ऑफ द बाइबल? बाइबल का ऑथराइज्ड वर्जन किसने दिया? हु गेव द ऑथराइज्ड वर्जन ऑफ द बाइबल? बाइबल का ऑथराइज्ड वर्जन किस लेखक ने दिया? किंग चार्ल्स, किंग जेम्स, क्वीन एलिजाबेथ या नन? तो इसका सीधा आंसर है ऑप्शन बी, किंग जेम्स। इसलिए ऑथराइज्ड वर्जन ऑफ बाइबल को किंग जेम्स बाइबल भी कहा जाता है या किंग जेम्स वर्जन भी कहा जाता है, जो कि 1603 में रानी एलिजाबेथ की मृत्यु के बाद इंग्लैंड के राजगद्दी पर बैठे थे। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 21। हु इज कॉल्ड एक्सपोनेंट्स ऑफ सोशियल एसेज? सोशियल एसेज का एक्सपोनेंट किसको कहा जाता है? जनक कह सकते हैं आप। तो ऑप्शन आपके सामने है लैम्ब, एडिशन, बेकन या हैजलेट। तो भैया इसका राइट आंसर है फ्रांसिस बेकन साहब को एक्सपोनेंट ऑफ सोशियल एसेज कहा जाता है। क्वेश्चन 22। हु इज कॉल्ड फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स? मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स के जनक किसको कहा गया? हु इज कॉल्ड फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स? मॉडर्न लिंग्विस्टिक का जनक किसको कहा जाता है? चौसर साहब को, शेक्सपियर साहब को, जॉनसन साहब को या ब्लूम्सफील्ड साहब को? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ब्लूम्सफील्ड साहब को कहा जाता है मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स का जनक। चलिए अगला क्वेश्चन। हु इज कॉल्ड प्रिंस अमंग इंग्लिश एसेइस्ट? इंग्लिश एसेइस्ट में प्रिंस किसको कहा जाता है? हु इज कॉल्ड प्रिंस अमंग इंग्लिश एसेइस्ट? तो इंग्लिश एसेइस्ट में प्रिंस किसको कहा जाता है? चार्ल्स लैम्ब, एडिशन, डॉक्टर जॉनसन, बर्ड्सवर्थ साहब? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, चार्ल्स लैम्ब साहब। 24 नंबर क्वेश्चन। हु इज कॉल्ड पोएट्स पोएट? किसको पोएट्स पोएट कहा जाता है? विशेष ध्यान से सुन लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि पोएट्स पोएट किसको कहा जाता है, कवियों का कवि किसको कहा जाता है? शेक्सपियर, मिल्टन, एडमंड स्पेंसर या कीट्स? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, एडमंड स्पेंसर साहब को कहा जाता है कवियों का कवि, पोएट्स पोएट। चलिए अगला क्वेश्चन आता है 25 नंबर। हु अमंग द फॉलोइंग इज ए कैवेलियर पोएट? आपसे इसमें पूछा गया कि इनमें से कैवेलियर पोएट कौन है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, कैवेलियर पोएट कौन कौन से हैं। मैंने आपको बाकायदा कैवेलियर पोएट से भी कनेक्टेड एक वीडियो दिया है। ऑप्शन आपके सामने है हेनरी वॉगन, रिचर्ड क्रॉशा, जॉन सकलिंग या एने फिंच। तो इसमें अगर कैवेलियर पोएट की बात करें तो मात्र एक पोएट आपके जो हैं वो हैं जॉन सकलिंग साहब, जो कि कैवेलियर पोएट हैं। 26 नंबर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑथर डज नॉट बिलोंग टू द एलिजाबेथन एज? इनमें से कौन सा लेखक ऐसा है जो कि एलिजाबेथन एज से नहीं है? क्रिस्टोफर मार्लो, विलियम शेक्सपियर, बेन जॉनसन या जॉन मिल्टन साहब? तो भैया जॉन मिल्टन साहब जो हैं, इनका जन्म 1608 में हुआ है और एलिजाबेथन एज का समापन 1603 में हुआ है। तो इसलिए जॉन मिल्टन साहब जो हैं वो एलिजाबेथन एज के राइटर नहीं हैं, जबकि क्रिस्टोफर मार्लो ये आपके आ गए यूनिवर्सिटी बेट में, तो एलिजाबेथन एज में है। शेक्सपियर एलिजाबेथन एज के हैं ही। बेन जॉनसन साहब भी एलिजाबेथन एज के हैं, अगर कोई नहीं है तो मिल्टन साहब। चलिए आगे बढ़ते हैं। द फेमस एपिक पैराडाइज लॉस्ट बाय मिल्टन कंटेन्स? मिल्टन साहब के द्वारा लिखा गया प्रसिद्ध एपिक पैराडाइज लॉस्ट जो है उसमें कुल कितनी किताबें हैं? 16, 12, 10 या 14? तो आंसर आपका है 12 बुक्स। अगला क्वेश्चन 28। मिल्टन्स लिसिडस इज A/N
मिल्टन साहब के द्वारा लिखी गई लिसिडस जो है वो क्या है? एपिक है, एलेजी है, ओड है, लिरिक है? तो साहब लिसिडस जो है वो मिल्टन साहब के द्वारा लिखी गई एक पेस्टोरल एलेजी है। ये क्वेश्चन भी अभी जीआईसी लेक्चरर में आया था। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 29। द लिरिकल बैलेड्स वॉज फर्स्ट पब्लिश इन द ईयर। लिरिकल बैलेड्स का पहली बार पब्लिकेशन कब हुआ? लिरिकल बैलेड्स का पहली बार पब्लिकेशन कब हुआ? 1798, 1802, 1805, 1789? तो भैया लिरिकल बैलेड्स का फर्स्ट टाइम पब्लिकेशन होता है 1798 में, 1798 में। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका आता है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, विच वर्क ऑफ वर्ड्सवर्थ हैज बीन कॉल्ड द फाइन फ्लावर ऑफ 18th सेंचुरी मेडिटेटिव पोइट्री। विलियम वर्ड्सवर्थ साहब का ऐसा कौन सा वर्क है जिसको कहा जाता है द फाइन फ्लावर ऑफ 18th सेंचुरी मेडिटेटिव पोइट्री? तो सीधा सीधा लिरिकल बैलेड में तो एस.टी. कॉलरिज साहब उनके साथ हैं, इमॉर्टलिटी ओड नहीं है, द रेक्लूस भी नहीं है, उनका वर्क टिंटर्न एबे जो है उसको कहा जाता है द फाइन फ्लावर ऑफ 18th सेंचुरी मेडिटेटिव पोइट्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 31। द लाइन पोइट्स आर द अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर ऑफ द वर्ल्ड इज बाई। एक लाइन आपके सामने है, पोइट्स आर द अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर ऑफ द वर्ल्ड। ये लाइन किसने कही? पीबी शैली, जॉन कीट्स, मैथ्यू अर्नल्ड या एजरा पाउंड? तो भैया ये लाइन जो है वो कही है हमारे शैली साहब ने। पोइट्स आर द अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर ऑफ द वर्ल्ड। चलिए अगला, हु वॉज डिस्क्राइब्ड पोइट्स पोइट ऑफ 19th सेंचुरी। देखिए मैंने दोनों क्वेश्चन इस वीडियो में इसलिए रखे हैं, अगर पोइट्स पोइट करके सीधा क्वेश्चन आ जाए तो आपका आंसर है एडमंड स्पेंसर, और अगर ये पूछ लिया जाए कि 19th सेंचुरी का पोइट्स पोइट किसको कहा जाता है तो आपका आंसर है जॉन कीट्स। ठीक, वैसे एडमंड स्पेंसर, और सिर्फ 19th सेंचुरी का पोइट्स पोइट पूछा जाए तो फिर जॉन कीट्स। चलिए अगला क्वेश्चन आता है 33 नंबर। विच फेमस रोमांटिक पोएम कंटेन द लाइन ब्यूटी इज ट्रुथ ब्यूटी। ऐसी कौन सी पोएम है, रोमांटिक पोएम, जिसमें कि ये लाइन आई है ब्यूटी इज ट्रुथ ब्यूटी? द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, ये नहीं है, ये विलियम वर्ड्सवर्थ की एक सोनेट है। टू ए नाइटिंगेल भी नहीं है, टू ए स्काईलार्क भी नहीं है। अगर वो पोएम है तो वो है ओड ऑन ए ग्रेसियन अर्थ में जॉन कीट्स साहब ने इस लाइन को लिखा है, ब्यूटी इज ट्रुथ ब्यूटी। सुंदरता ही सत्य है या सुंदर ही सत्य है और सत्य ही सुंदर है। कॉन्सेप्ट ऑफ सत्यम शिवम सुंदरम, ठीक, जो हमारा कॉन्सेप्ट है वेदों का सत्यम शिवम सुंदरम का, तो वही कॉन्सेप्ट है ये ब्यूटी इज ट्रुथ ब्यूटी। पोएम का नाम ओड ऑन ए ग्रेसियन अर्थ और पोइट का नाम जॉन कीट्स। क्वेश्चन नंबर 34। द ऑथर ऑफ एसेज ऑफ इलिया इज। एसेज ऑफ इलिया के लेखक का नाम आपको बताना है। तो इलिया नाम से अगर अंग्रेजी साहित्य में किसी ने कुछ लिखा है तो उनका नाम है चार्ल्स लैम्ब। तो एसेज ऑफ इलिया जो हैं वो कहे जाते हैं, तो इलिया नाम से अगर किसी ने कुछ लिखा है तो उनका नाम है भैया चार्ल्स लैम्ब। इस बात का ध्यान रखें आप। तो इसका ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन 35। बायोग्राफिया लिटरेरिया वॉज रिटन बाई। बायोग्राफिया लिटरेरिया के लेखक का नाम आपको बताना है, हैजलिट, कीट्स, वर्ड्सवर्थ या कॉलरिज साहब। तो भैया सैमुअल टेलर कॉलरिज यानी कि एस.टी. कॉलरिज साहब का एक बड़ा ही सुंदर सा क्रिटिकल वर्क है जिसका नाम है बायोग्राफिया लिटरेरिया। बहुत खूबसूरत वर्क है ये। नेक्स्ट 36 नंबर। टेनिसन्स पोएम इन मेमोरियम वॉज रिटन इन मेमोरी ऑफ। टेनिसन लॉर्ड एल्फ्रेड टेनिसन साहब के द्वारा एक पोएम, उनकी मोस्ट फेमस और आप कह सकते हैं एक सिग्नेचर पोएम है इन मेमोरियम। वो आखिरकार उन्होंने किसकी याद में लिखी? हेलम, एडवर्ड किंग, वेलिंगटन या शैली? तो टेनिसन साहब के द्वारा लिखी गई इन मेमोरियम जो है वो आर्थर हेनरी हेलम, जो कि उनके बड़े घनिष्ठ मित्र थे और साथ ही साथ उनकी सिस्टर के हस्बैंड थे, उनकी अनटाइमली डेथ हो गई थी हेलम साहब की, तो उनको याद करते हुए टेनिसन साहब ने इन मेमोरियम की रचना की है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। रॉबर्ट ब्राउनिंग इज बेस्ट नोन फॉर। रॉबर्ट ब्राउनिंग विक्टोरियन एज के और एक बहुत अच्छे पोइट, वो किस लिए जाने जाते हैं? बेस्ट नोन फॉर, सबसे अधिक बड़ी पहचान उनकी किस रूप में है? लिरिक राइटिंग के कारण,
ड्रामेटिक लिरिक्स के कारण, ड्रामेटिक मोनोलॉग्स के कारण या एलेजीज के कारण? तो ऑप्शन इसका आपका जो राइट है वो है ऑप्शन सी, ड्रामेटिक मोनोलॉग जो हैं रॉबर्ट ब्राउनिंग बेस्ट नोन है अपने ड्रामेटिक मोनोलॉग के लिए। चलिए 38 नंबर, हु इज़ द ऑथर ऑफ द पोएम सोहराब एंड रुस्तम? सोहराब एंड रुस्तम पोएम के लेखक का नाम आपको बताना है। सोहराब एंड रुस्तम, रविन्द्रनाथ टैगोर, मैथ्यू अर्नल्ड, राजा राव या रॉबर्ट ब्राउनिंग? तो भैया सोहराब एंड रुस्तम के लेखक का नाम है मैथ्यू अर्नल्ड। चलिए अगला क्वेश्चन आता है 39 नंबर, व्हेन वॉज टी.एस. इलियट बॉर्न? टी.एस. इलियट का जन्म कब हुआ था? टी.एस. इलियट का जन्म कब हुआ था? 1888, 1905, 1906, 1907? तो भैया राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1888 में टी.एस. इलियट साहब का जन्म हुआ है। 40 नंबर क्वेश्चन, विच वॉज द फर्स्ट पब्लिश्ड नॉवेल ऑफ थॉमस हार्डी? थॉमस हार्डी साहब की पहली पब्लिश्ड नॉवेल का नाम आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने हैं, अंडर द ग्रीनवुड ट्री, डेस्परेट रेमेडीज, ए पेयर ऑफ ब्लू आइज, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड? तो भैया इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अंडर द ग्रीनवुड ट्री। चलिए अगला, हु इज नोन एज द बार्ड ऑफ डेमोक्रेसी अमंग द फॉलोइंग? नीचे लिखे हुए राइटर्स में से आपको बताना है बार्ड ऑफ डेमोक्रेसी किस पोइट को कहा गया। सबके सब पोइट हैं, एमिली डिकिंसन, हाँ सबके सब पोइट हैं भैया। तो द बार्ड ऑफ डेमोक्रेसी जो हैं वो ये चारों के चारों, पहले ऑप्शन देख लीजिए, ये सभी के सभी अमेरिकन राइटर हैं, इमर्सन, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वॉल्ट विटमैन, एमिली डिकिंसन। तो अगर बार्ड ऑफ डेमोक्रेसी की बात कही जाए तो बार्ड ऑफ डेमोक्रेसी आपके कहे जाते हैं वॉल्ट विटमैन साहब। कौन कहे जाते हैं? वॉल्ट विटमैन साहब को बार्ड ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, व्हेन डिड अर्नेस्ट हेमिंग्वे गेट द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर? अर्नेस्ट हेमिंग्वे को लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज जो है वो कब मिला? 1931, 1931, 1937, 1945 या 1954? तो भैया अर्नेस्ट हेमिंग्वे साहब को, जो कि एक मशहूर आपके नॉवेलिस्ट हैं, उनको नोबेल प्राइज जो है लिटरेचर में मिला 1954 में, 1954 में। चलिए अगला क्वेश्चन, हाउ मैनी पोएम्स आर देयर इन इंग्लिश गीतांजलि? इंग्लिश गीतांजलि में कुल कितनी पोएम्स हैं? 107, 103, 119, 175? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, 103 पोएम्स। अगर ओरिजिनल गीतांजलि की बात करें, जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है गीतांजलि का जो पब्लिश हुआ इंग्लिश में पहला, उसमें कितनी पोएम्स हैं? 103। चलिए, द ऑथर ऑफ माई स्टोरी इज? माई स्टोरी के लेखक का नाम आपको बताना है। रस्किन, कमला दास, अमिताभ घोष, B.S. नैपॉल? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, कमला दास जी का वर्क है माई स्टोरी, ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है उनका ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 पर अब हम लोग आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 45 आपसे पूछा गया, व्हेन वॉज मुल्कराज आनंद नॉवेल अनटचेबल पब्लिश्ड? मुल्कराज आनंद का एक सिग्नेचर वर्क है अनटचेबल। अनटचेबल का पब्लिकेशन किस ईयर में हुआ? 1934, 1935, 1936, 1937? तो मुल्कराज आनंद जी के द्वारा लिखी गई अनटचेबल नॉवेल जो है वो 1935 में पब्लिश्ड हुई है। अगला बेटा क्वेश्चन है 46 नंबर। 46 नंबर क्वेश्चन है, निसिम एजकिल बिलोंग टू द कम्युनिटी? निसिम एजकिल साहब की बात करें तो वो किस कम्युनिटी के हैं? ठीक, क्रिश्चियन कम्युनिटी के, पारसी कम्युनिटी के, ज्यूइश कम्युनिटी के या मुस्लिम कम्युनिटी के? तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है, ज्यूइश कम्युनिटी। 47 नंबर क्वेश्चन, द मिडिल नेम ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज? रॉबर्ट फ्रॉस्ट का आपको मिडिल नेम बताना है, चार्ल्स, ली, जॉन या ऑगस्टस? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, ली, यानी कि रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट, ये उनका पूरा नाम है। चलिए अगला 48 नंबर क्वेश्चन, इन विच ईयर गोल्सवर्दीज प्ले जस्टिस वाज पब्लिश? किस वर्ष में गोल्सवर्दी साहब का प्ले जस्टिस जो है वो पब्लिश हुआ? 1907 में, 1908 में, 1909 में, 1910 में? तो भैया गोल्सवर्दी का प्ले जस्टिस जो है वो 1910 में पब्लिश हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन, हु रोट द पोएम द लेडी ऑफ द लेक? द लेडी ऑफ द लेक पोएम के लेखक का नाम आपसे पूछ लिया गया है। तो द लेडी ऑफ द लेक के जो लेखक हैं, क्या कमला दास जी, अनीता देसाई, सरोजनी नायडू या तोरू दत्त जी? तो भैया सरोजनी नायडू जी। कौन है? द लेडी ऑफ द लेक लगभग 3000 लाइन्स की ये पोएम है उनकी, सरोजनी नायडू जी की। बिल्कुल शुरुआती जब उन्होंने लेखनी की अपने बचपन में, तो उन्होंने पोएम लिखी द लेडी ऑफ द लेक, और राइटर का नाम है सरोजनी नायडू। नेक्स्ट 50 नंबर क्वेश्चन, इन विच ईयर राजा राव गॉट द साहित्य अकेडमी अवार्ड? राजा राव जी को साहित्य अकेडमी अवार्ड किस वर्ष दिया गया?
1961, 62, 1963 या 1964 में, तो इसका राइट आंसर है 1964। विशेष ध्यान रखिए, ये 50 क्वेश्चन जो अभी मैंने आपको बता दिए और आगे क्वेश्चन है, ये 50 क्वेश्चन जो हैं वो दो आधार पर मैंने आपको दिए हैं। एक तो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर 25 नंबर का आएगा आपका, 25 क्वेश्चंस, और दूसरा आएगा जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ द राइटर्स एंड देयर वर्क्स। जनरल इंट्रोडक्शन, ध्यान रखिएगा, सिलेबस जो है वो आपका कहता है जनरल इंट्रोडक्शन, सामान्य इंट्रोडक्शन काएगा राइटर्स का और उनके वर्क्स का। तो आप मैंने जो 25 क्वेश्चन 26 से 50 तक दिए हैं, वो सब के सब क्वेश्चन मैंने आपको जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ द राइटर से कनेक्टेड और उनके वर्क से कनेक्टेड दिए हैं। मैंने अंदर से क्वेश्चन लेने का प्रयत्न नहीं किया है, और आप लोगों से भी मैंने कहना चाहता हूं बहुत ज़्यादा अंदर घुसने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो गलती आप लोग टीजीटी में कर चुके हैं, कृपया करके वैसी गलती कदापि ना दोहराएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51। ए रूम फॉर द डिस्प्ले ऑफ वर्क्स ऑफ आर्ट, वह रूम जो कि वर्क्स ऑफ आर्ट यानी कि कलात्मक कार्यों को प्रदर्शित करने के लिए जिस स्थान का प्रयोग किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? आर्टरी, आर्टिलरी, गैलरी या लाइब्रेरी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, गैलरी। अगला क्वेश्चन है आपका प्रोन मीन्स, प्रोन का अर्थ क्या होता है? थ्रोन फॉरवर्ड, डिसीज, सुपाइन या इनएक्टिव। तो राइट आंसर है आपका थ्रोन फॉरवर्ड। प्रोन का मीन्स क्या होता है? थ्रोन फॉरवर्ड। अगला क्वेश्चन है विच इज द करेक्ट स्पेलिंग? एड्रेस की स्पेलिंग आपसे पूछी गई है, कौन सी करेक्ट स्पेलिंग है? ADDRESS, ADRESS, ADRRES या ADDRES। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, ADDRESS। फिर एक और क्वेश्चन पूछ लिया गया, विच इज द करेक्ट स्पेलिंग, इनमें से कौन सी करेक्ट स्पेलिंग है? रिदम शब्द पूछा गया है, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है, RHYTHM, रिदम। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ कंसेंट? कंसेंट का मतलब होता है सहमति। तो डिसेंट, 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 एसेंट। तो भैया कंसेंट का जो अपोजिट है वो है आपका डिसेंट, स्पेलिंग है DISSENT। इस आधार पर ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। चलिए अगला, एंटोनिम ऑफ जेनिथ। जेनिथ का मीन्स होता है चोटी। तो जेनिथ का मीन्स आपको एंटोनिम बताना है, अपोजिट बताना है। तो नेडर, इम्पोर्टेंट, समिट या हेवन। तो भैया इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नेडर, NADIR। अगला क्वेश्चन 57, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ विजडम? विजडम शब्द का सिनोनिम आपको बताना है स्वेल, सैगेसिटी, फुलिशनेस या सरेंडर। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, सैगेसिटी। चलिए अगला क्वेश्चन, शोइंग रेस्पेक्ट इज बेस्ट इंडिकेटेड बाई। वन वर्ड देख लीजिए एक सेंटेंस के लिए, अगर आपको प्रदर्शित करना हो शोइंग रेस्पेक्ट इज बेस्ट इंडिकेटेड बाई, अगर कहा जाए इन चारों शब्दों में से, तो शोइंग रेस्पेक्ट को सबसे अच्छी तरह से कौन सा शब्द प्रदर्शित करता है? रेस्पेक्टेबल, रेस्पेक्टफुल, रेस्पेक्टिव या रिसेप्शन। तो आंसर बी आपका राइट है, रेस्पेक्टफुल। 59, ए स्टेट इन विच द फ्यू गवर्न द मैनी। एक ऐसी स्थिति, एक ऐसी सरकार जहां कुछ लोग ढेर सारे लोगों पर क्या करते हैं? शासन करते हैं। उसको मोनार्ची कहा जाता है, ओलिगार्ची कहा जाता है, ऑटोक्रेसी कहा जाता है या प्लूटोक्रेसी कहा जाता है। तो इसका मतलब हुआ आपका ऑप्शन बी राइट आंसर, ओलिगार्ची। चलिए अगला क्वेश्चन है 60 नंबर, ए फॉल्स आइडिया और इमेज इज नोन एज। एक झूठा विचार या झूठी इमेज जो है उसको क्या कहा जाता है? एल्यूजन, इमेजरी, इल्यूजन या नन। तो भैया उसको कहा जाता है इल्यूजन, ILLUSION। हिंदी हो गई आपकी भ्रम। 61 नंबर, डोंट गेट ऑफ द ट्रेन टिल इट। अब इसमें कौन सी वर्ब सही सटीक लगेगी? डोंट गेट ऑफ द ट्रेन टिल इट, तब तक ट्रेन से ना उतरिए जब तक कि स्टॉप्ड ना हो जाए, स्टॉप्स ना हो जाए, बिल स्टॉप ना हो या वुड स्टॉप ना हो। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, डोंट गेट ऑफ द ट्रेन टिल इट स्टॉप, जब तक रुकती नहीं तब तक उतरिए नहीं। ठीक, चलिए अगला 62 नंबर, आई डैश हिम फॉर ईयर्स। आई डैश हिम फॉर ईयर्स, नो, हैव नोन, वुड नोन और हैव नोन। आपको पता है इसमें प्रोपोजिशन फॉर आ रहा है। समय व्यक्त करने के लिए अभी मैंने आपको प्रोपोजिशन पढ़ाई, तो मैंने आपको कहा था फॉर का प्रयोग होता है और काय में होता है भैया? परफेक्ट टेंस में। काय में होता है? परफेक्ट टेंस में सिंस और फॉर का यूज़ किया जाता है। तो इसमें परफेक्ट वर्ब को यूज करने के लिए आपका जो सटीक वर्ब है, तो आई हैव नो या आई हैव नोन। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है, आई हैव नोन हिम फॉर ईयर्स, यानी हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर और फॉर आपका लगा हुआ है, इसलिए ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन
द पुलिस एक्यूज द मैन मर्डर, पुलिस ने व्यक्ति पर आरोप लगाया काय का, मर्डर का। तो का की के, ऑप्शन ऑफ, अबाउट, फॉर या एमिड। तो भैया पुलिस ने व्यक्ति पर मर्डर का आरोप लगाया, मर्डर, ठीक। तो का यानी कि ऑफ, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है प्रोपोजिशन में। अगला, राम हैज नो कंट्रोल डैश हिज टेम्पर, राम का कंट्रोल नहीं है, काय पर नहीं है, अपने टेम्पर पर। तो इसमें क्या आएगा, इन, ओवर, एट या आफ्टर। तो भैया क्या टेम्पर में कंट्रोल नहीं है, टेम्पर पर नहीं है ना, तो पर के लिए सबसे अच्छा यहाँ सटीक शब्द है आपका ओवर। तो राम का अपने टेम्पर पर कंट्रोल नहीं है, तो ओवर यहाँ पर सही सूटेबल एकदम प्रोपोजिशन है। नेक्स्ट, बी डिनर एट द पार्क होटल यस्टरडे, ध्यान रखिएगा इसमें शब्द आया है यस्टरडे। हमने कल पार्क होटल में भोजन किया। हैड ईटन, एट, वर ईटिंग या गॉट। तो क्या आएगा इसमें, ए बी सी डी में कौन सा ऑप्शन सही है। तो बस इसका राइट आंसर आप लोग मुझे ऑप्शन में बताएं, ठीक। हम मैं भी देखूं आप लोग कितनी तैयारी कर रहे हैं। हैड ईटन, एट, वर ईटिंग या गॉट में से क्या इसमें सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 66, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इडियम ए फ्लाइंग विजिट। ए फ्लाइंग विजिट जो है, इस इडियम का मीनिंग आपको बताना है। ए फ्लाइंग विजिट का, ए वेरी शॉर्ट विजिट, ए विजिट टू स्पेस, ए विजिट बाय एन एरोप्लेन या ए विजिट ऑन बैलून। तो भैया ए विजिट, तो शान समझिए फ्लाइंग विजिट यानी कि उड़ते हुए आना। उड़ते हुए आना जब कहते नहीं है एकदम बहुत, क्या चढ़े ही चले आए हो, हम लोग हिंदी में बोलते हैं क्या, मतलब जब कोई व्यक्ति बहुत जल्दी में आता है और तुरंत चला जाता है, तो उसके लिए सबसे अच्छा है ऑप्शन ए आपका आंसर, ए वेरी शॉर्ट विजिट। नेक्स्ट, मेक हे द सन साइंस, मेक हे द सन साइंस, तो जल्दी कीजिए जबकि सूर्य शाइंस, चमकता है। तो जबकि यानी कि वाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चेंज द वॉइस, बी में फिनिश द वर्क सून। आपको पैसिव वॉइस में सेंटेंस को चेंज करना है, बी में फिनिश द वर्क सून। तो भैया बी में फिनिश द वर्क सून, तो द वर्क मे बी फिनिश्ड सून, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। अगला, चेंज द वॉइस, हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो क्या हेल्प द पुअर इम्परेटिव है, इम्परेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनाने के लिए सबसे पहले हम लेट का यूज़ करते हैं। तो लेट, उसके बाद द पुअर को हमने सब्जेक्ट बना लिया, तो लेट द पुअर, फिर हमें अपनी तरफ से बी वर्ब जोड़नी पड़ती है, तो लेट द पुअर बी, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्प, तो लेट द पुअर बी हेल्प, ठीक। पहला ऑप्शन आपका सही है, क्योंकि दूसरे और तीसरे तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें तो लेट ही नहीं आया। चौथे में अगर लेट आया है तो उसमें पुअर की जगह पुअर शब्द आ गया है, तो इसलिए ये ऑप्शन सही नहीं होगा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन 70 नंबर, ही सेड एलस आई एम अंडन, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तो एलस आया है, एक्सक्लेम्ड आएगा, तो ही एक्सक्लेम्ड, और एलस आया है तो नेचुरल सी बात, ही एक्सक्लेम्ड विद सॉरो कह दीजिए या ही एक्सक्लेम्ड सैडली कह दीजिए, एक ही बात है। तो ही एक्सक्लेम्ड सैडली दैट ही वॉज अंडन, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, राम सेड गुड मॉर्निंग सर, ग्रीटेड वाला सेंटेंस है, तो राम विश्ड ए गुड मॉर्निंग टू सर, राम विश्ड ए गुड मॉर्निंग टू सर, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। चलिए अगला, द वर्ब फ्रॉम नेसेसिटी इज, नेसेसिटी को अगर वर्ब के रूप में लिखा जाएगा तो नेसेसिटी की वर्ब क्या होगी, नेसेसरी, नीड, नेसेसाइट या नेसेसिटेट, नेसेसिटेट, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, नेसेसिटेट। 3, द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ बोस्ट इज, बोस्ट जो वर्ब है उसकी एडजेक्टिव फॉर्म क्या होगी, बोस्टली, बोस्टली हो नहीं सकती क्योंकि वो एडवर्ब बन जाएगा, बोस्टफुल, बोस्टली या बोस्टाइल, तो इसका सीधा सीधा आंसर है ऑप्शन बी आपका सही, बोस्टफुल। चलिए अगला क्वेश्चन 74, गिव द राइट सफिक्स फॉर द वर्ड किंग टू मेक इट एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, किंग शब्द में ऐसा क्या सफिक्स जोड़ा जाए जो कि वह एक परफेक्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाए। एल वाई जोड़ दें क्या, डी ओ एम जोड़ दें, एन ई डबल एस जोड़ दें या ए एन सी ई जोड़ दें। तो भैया किंगली अगर कर दिया तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं बनना,
किंगडम अगर DOM जोड़ दीजिए तो किंगडम का मतलब होता है राज्य, और राज्य क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है साहब। चलिए अगला 75 नंबर, फेमिनाइन वर्ड ऑफ कॉल्ट इज COLT। कॉल्ट का आपको फेमिनाइन बताना है, स्त्रीलिंग बताना है, तो मेयर, बिच, फिली या ईव। तो भैया कॉल्ट जो है उसका जो फेमिनाइन है वो होगा आपका ऑप्शन C यानी कि फिली। तो इस प्रकार से मैंने 75 क्वेश्चंस का कलेक्शन आपको दिया। आपने मेरे वीडियो को लास्ट तक देखा। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और मैं गारंटी लेता हूं कि इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे, और मैं आपको अधिक से अधिक जितने मैं प्रयास कर सकूंगा, जितने मैं आपको टेस्ट पेपर दे सकता हूं उतने देने का प्रयत्न करूंगा। और बस आपसे यही कहूँगा, कृपया करके बिल्कुल भी पैनिक ना हो, बिल्कुल शांति से जो मैंने पढ़ाया है उसका आप लोग अध्ययन करते रहें, रिवाइज करते रहें, टेस्ट पेपर को देखते रहें, और जो मैं नई चीज़ दे रहा हूँ, जो बीच बीच में देता हूँ, कृपया करके उसको भी देखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत। बस इतना ज़रूर करिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक मेरे वीडियो को पहुँचाने के लिए वीडियो को शेयर अवश्य करें।